We are in determinants, and in this part 4 I am going to tell you how can you solve the determinant with the help of the properties. All the properties which I have discussed in the part 3 can be used to solve the value of the determinant, and the question statement is around like that, and the statement of question also written like that: solve without expanding the determinant, or it can also be written like that: without expanding the determinant, prove LHS is equal to RHS. मीन्स सम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको गिवन होगी और उसको आपको RHS के इक्वल प्रूव करना है. सो लेट अस स्टार्ट. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दोज थिंग्स हेयर. The main theme behind the simplification of a determinant lie in obtaining the maximum possible number of zeros in a row or a column by using the properties which I have discussed in the last video, and then to expand the determinant by that row or column. We denote the first, second and third row of the determinant by R1, R2 and R3, and the first, second and third column by C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली. हमें करना क्या है बेसिकली, एक्चुअली हमें हमारे माइंड में ये थीम रखनी है कि हम कम से कम 3 एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दें. डिटर्मिनेंट के 3 एलिमेंट्स को हम क्या कर दें, ज़ीरो कर दें. व्हाट इज़ द मेन थीम बिहाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़. तो हमें करना क्या है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ हमें केवल किन्हीं 3 वैल्यूज़ को ज़ीरो कर लेना है. अगर मोर देन 3 भी अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट इफ़ वी कन्वर्ट 3 एलिमेंट्स इनटू ज़ीरो देन द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इजी. वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वॉट एवर इज़ गिवन इन द राइट हैंड साइड शुड बी टेकन आउट कॉमन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑल्सो. तो उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सिंप्लीफाई चीज़ें आपके पास बचेंगी और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें उसके टर्म्स को ज़ीरो करने के लिए क्या क्या करना होगा. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट जस्ट लाइक वी आर डूइंग फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द ऑपरेशन with elementary row operations, by the same way we have to apply some elementary row और column operation. यहाँ पर हम column operation भी apply कर सकते हैं और उनके help से हम क्या करेंगे, we are trying to create maximum number of zeros in the determinant. ठीक है, तो first operation क्या perform करना है, interchange of the ith and jth row. किसी भी 2 रो को हम आपस में interchange कर सकते हैं. Second is addition of k times the element of the jth row with the corresponding element of the ith row. तो हम क्या करेंगे, किसी jth row में हम उसको k से मल्टीप्लाई कराएंगे. अब ये k क्या होगा, ये k ये जो आपका नया रो बनने वाला है उसमें कुछ इस तरीके से होगा कि हम उसको प्लस या माइनस करने पर ज़ीरो कर पाएँ. तो हमें किसी भी jth रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराकर उसके ith रो में प्लस करा देना है एलिमेंट बाय एलिमेंट, और इट विल बी योर न्यू ith रो. ठीक है, और ये सेम ऑपरेशंस हम कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम्स एज वेल एज एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ द jth कॉलम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ith कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पर r के जगह पर आपको क्या प्लेस कर देना है, c प्लेस कर देना है. सो लेट हाउ कैन वी अप्लाई दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन द रोज एंड कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल, इंटरचेंज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रोज. अगर हमें सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे. ठीक है, R2 R3 बन जाएगा और R3 R2 बन जाएगा. नाउ इंटरचेंज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉलम. इसी वे में अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है सो यू कैन राइट इट लाइक C2 और ये एरो और C3. देन मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो बाय 2. अगर हमें किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो R2 इज योर new R2 by converting to R2. Now multiplying each item of first column by 1 by 4. तो फर्स्ट कॉलम को आपको अब न्यू कॉलम बनाना है by multiplying each element of column 1 by 4.
नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो बाय 5। थर्ड रो के एवरी एलिमेंट को हमें 5 से मल्टीप्लाई कराना है एंड एडिंग इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। तो यहाँ पर देखो जो नया रो 2 बनने वाला है, इट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2 प्लस 5 इंटू R3। Now if you want to multiply each element of second column by -5 and adding it to the corresponding element of first column, in that case आपको क्या करना है, जो न्यू कॉलम 1 बनने वाला है it will be C1 प्लस -5 C2। ओके, इस तरीके से आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे ऑपरेशंस आपको वहाँ लगाने हैं, बट यू नीड नॉट टू राइट ऑल दीज डिटेल्स देयर, आपको केवल ये नोटेशन यूज करने हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट सी माइनस ए एंड ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये यहाँ लिखा होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, और इट मे बी रिटन लाइक दैट just without expanding the determinant prove that a minus b b minus c c minus a and a plus b plus c इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो हमें जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, एज वेल एज वी कैन अप्लाई कॉलम एंड रो ऑपरेशंस एज आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। तो सो इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल। ठीक है, डेल इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमें ये देखना है अगर हम इसको इसमें से माइनस कराएं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाय द सेम वे अगर हम इसको इसमें से माइनस कराएं तो ये भी 0 हो जाएगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि जैसे ही आप यहाँ पर a माइनस सी करेंगे और यहाँ पर a क्यूब माइनस सी क्यूब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि a क्यूब माइनस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको एक्सपेंड करके यू विल गेट a माइनस सी एज अ कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ देखो c माइनस ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो c माइनस ए और a माइनस सी में तो केवल एक माइनस साइन का डिफरेंस है, तो वो तो हम कॉमन लेके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ दैट इज C1 विल बी योर न्यू C1। C1 मतलब कॉलम 1 विल बी योर न्यू कॉलम 1 बाय C1 माइनस C3। आप इसको ऐसे समझो कि हमने C3 को -1 से मल्टीप्लाई कराया है, उसके बाद हमने उसको प्लस करा दिया किसमें, C1 में। तो आप देखो ये आपका क्या है, C3। यहाँ से देख लो ये आपका C3 है। आपने क्या किया, इसके एलिमेंट बाय एलिमेंट आपने इसको यहाँ से माइनस करा दिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 a माइनस सी एंड a क्यूब माइनस सी क्यूब। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस साइन के साथ आपको लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 विल बी योर न्यू C2 बाय अप्लाइंग C2 माइनस C3। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, b में से c और b क्यूब में से c क्यूब। तो ये मैंने सारे ऑपरेशन लगा के यहाँ लिख दिया, और बिकॉज वी हैव डिड नथिंग टू C3 तो C3 आपका एज इट इज रहेगा। अब आप ये देखेंगे 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये a माइनस सी है और ये b माइनस सी है, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस सी ब्रैकेट और न्यू ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा जो हमने पीछे लिया वहाँ से a माइनस सी फर्स्ट कॉलम से और b माइनस सी सेकेंड कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, 0 0 1 1 1 c एंड ये जो हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया उस फॉर्मूले का जो बचा हुआ पार्ट है, इसके मल्टीप्लाई में ही यहाँ पर a माइनस सी था और यहाँ पर a माइनस सी था, तो हमने उनको, क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 है तो हम पूरे कॉलम C1 से हम a माइनस सी को बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 0 था, यहाँ पर क्या था, b माइनस सी और यहाँ पर था b क्यूब माइनस सी क्यूब। तो b क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, b माइनस सी और b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो b माइनस सी को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये टर्म बच गई। और आपने जो यहाँ पे किया वो आप यहाँ पर लिख भी देंगे, टेकिंग आउट a माइनस सी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। अब आप ये देखेंगे अगर अब आप डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, सिंपली अगर आप इसको ऐसा देखो
तो ये दोनों नंबर्स तो ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी भी रो में ऐसे दो ये ज़ीरो नंबर हो जाएं तो अब डिटर्मिनेंट केवल ये बचा आपके पास, ये 1 मल्टीप्लाई विद ये, मतलब हम ये मान लें कि फर्स्ट रो का एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेशन उसके कोफैक्टर के साथ ज़ीरो ही होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, तो सिर्फ ये बचा। तो हम इसको अब ब्रीफ में कैसे लिख सकते हैं, केवल आपके पास ये चार टर्म, यानी ये एलिमेंट और इसका कोरेस्पॉन्डिंग माइनर, तो यहाँ पर लिख दिया 1 1 और a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये 2/2 ऑर्डर का क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो आप क्या कराएंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास सिंपली ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक आएगा बी सी माइनस ए सी। अब इन दोनों में से, बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए और b माइनस ए, और यहाँ पर क्या है, ये c दोनों में से कॉमन है तो b माइनस ए। तो इन दोनों टर्म से हम b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, b प्लस ए और यहाँ पर क्या बचा c, ठीक है। तो आपने देखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस ए और b प्लस ए प्लस सी आ गया। अब जब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, c माइनस ए है और ये b माइनस सी है। तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। जैसे ही आप इसको a माइनस सी को c माइनस ए बनाएंगे तो आपने एक माइनस बाहर कॉमन लिया, ठीक है, और वो माइनस आपको कहाँ सेंड कर देना है, इस ब्रैकेट में अंदर सेंड कर देना है। देन इट विल बी योर a माइनस बी। कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आपको, क्योंकि इसको a माइनस बी बनाना है अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, ये इट विल बी a माइनस बी, तो आपको इससे माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। और इसको आपको अकॉर्डिंग टू द प्रूफ c माइनस ए बनाना है, तो इससे भी आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो और दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे एंड वी हैव लेफ्ट विद द रिजल्टेंट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। Now next is, if x is not equal to y and y is not equal to z and x square 1 plus x cube y square 1 plus y cube z square 1 plus z cube is equal to 0, then we have to prove that x y z is equal to -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी जिसमें हमें ये है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम किसी प्लस साइन के साथ वहाँ पर होता है तो हम उनको दो अलग अलग में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इससे ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ द डिटर्मिनेंट, और उसको उस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपके पास ये कॉलम एज इट इज़, ये कॉलम एज इट इज़ और केवल 1 1 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एज इट इज और थर्ड कॉलम ये होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाला, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। बाकी के फर्स्ट दोनों कॉलम सेम टू सेम रहेंगे। अगर ऐसा रो में होता तो क्या करते हैं हम, बाकी के दोनों रो सेम टू सेम होते, केवल रो 1 में डिफरेंस होता। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, वी कैन टेक एक्स कॉमन। तो x को हमने यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ बाहर x लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर आप y को कॉमन देख रहे होंगे और यहाँ पर z को कॉमन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर x y z को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 1 1 1, बिकॉज x y z यहाँ पर तो सिंगल टाइम है, यहाँ पे ट्वाइस टाइम और यहाँ पे थ्राइस है, तो यहाँ से ये सारा बच गया। अब आप देखो, अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को, ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इसका फर्स्ट कॉलम इसका सेकंड कॉलम है, इसका थर्ड कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम है और इसका सेकंड कॉलम इसका थर्ड कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो अगर हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि एक कॉलम को इंटरचेंज करने पर एक माइनस साइन आता है। तो हम दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर आएगा। तो जैसे ही हम इन कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तो क्योंकि दो बार हमने इंटरचेंज किया तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इन दोनों को देखो, ये दोनों तो सेम हैं,
तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। इस इक्वेशन में से आपने इसको कॉमन ले लिया, किसको, इस डिटर्मिनेंट को, x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर 1, इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास बचा 1 और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x y z। ठीक है, तो ये अब सिंप्लीफाई हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे 1 1 1 नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर दो, आइदर इसको इसमें से और इसको इसमें से माइनस करा लो, या फिर आप क्या करो, इसमें से इसको इसमें माइनस करा दो। तो मैंने यहाँ पर क्या कराया है, R2 को न्यू R2 बनाया है बाय R2 माइनस R1 एंड R3 विल बी न्यू R3 बाय R3 माइनस I1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 की प्लेस पर हम R1 को माइनस करा देंगे, तो R2 क्या बनेगा, y माइनस एक्स, देखो यहाँ लिखा है, एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 0 बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पर क्या होगा, ये R3 है, इसमें से आपको R1 माइनस कराना है, तो क्या होगा, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 0। अब आप कॉलम C3 के अलॉन्ग देखोगे, अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आप क्या देखोगे, इन दोनों के जो भी कोफैक्टर्स होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके, और केवल इसका बचेगा। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स जो कि क्या है 2/2 है, और मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट जो कि क्या है 2/2 है। अच्छा, उसको सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। लेट मी शो यू अगेन। ये आपका y माइनस एक्स है और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स इसके पास भी और इसके पास भी, दोनों के पास कॉमन है। ऐसे ही z माइनस एक्स यहाँ पर भी है और z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इन दोनों, और ये तो 0 है, तो हम इस टर्म से y माइनस एक्स को बाहर ले लेंगे कॉमन, और इससे z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद ये आपके पास बच जाएगा x x स्क्वायर 1 y प्लस जेड 0 एंड 1 z प्लस एक्स 0। ठीक है, अब जो मैं आपको कह रही हूँ कि क्योंकि C3 के अलॉन्ग इन दोनों के कोफैक्टर तो 0 हो जाएंगे, तो हम केवल इसका कोफैक्टर देखेंगे, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब 1 इंटू जेड प्लस एक्स हो जाएगा और y प्लस एक्स इंटू 1 और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x से x कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, z माइनस वाई। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बोला है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और ये जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया ये कंप्लीट किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल आया है, तो हम इस कंप्लीट टर्म को किसके इक्वल करेंगे, 0 के। अब क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज़ नॉट इक्वल टू z, इसका मतलब जब आप इनको 0 के इक्वल करेंगे, अगर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अगर वो सारे 0 के इक्वल हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं, आइदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप जब इनको 0 के इक्वल करेंगे देन यू विल गेट दैट x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, z इज इक्वल टू x आ जाएगा एंड z इज इक्वल टू y आ जाएगा, विच इज अवॉइडेड, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला है x इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू z। तो हम इनको छोड़ देंगे, इनको डिस्कार्ड कर देंगे, हम केवल इसको उठाएंगे। सो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। सो बाय टेकिंग दिस 1 टू द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, hence it is proved that x y z is equal to -1. Now next is example 3. Prove that a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ca cb and c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास ना तो अकॉर्डिंग टू द रो कुछ कॉमन आ रहा है, ना तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम कुछ कॉमन आ रहा है, और हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर लें कि आइदर वी हैव टेकिंग कॉमन, वी आर एबल टू टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 और C1 C2 C3। तो मैं इस a स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, a और ब्रैकेट a प्लस 1 बाई ए। जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि
कि ये क्या आ जाएगा दोबारा से a²+1, और इसी को b² + 1 को भी इसी तरीके से ऐसा लिखेंगे और c² + 1 को भी इसी तरीके से ऐसा लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप देखो ए यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो हम किसी भी वे में ए को हम या तो रो से या तो कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर बी देखो और यहाँ पर आप सी देखो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम 1 से ए को कॉमन ले रही हूँ, कॉलम 2 से बी को, और कॉलम सी से सी को मैं कॉमन ले रही हूँ। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचे। तो हमने जो कॉमन लिया उसको यहाँ हमने लिख दिया, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ R1 विल बी न्यू R1 बाय मल्टीप्लाइंग AR1, और R2 विल बी न्यू R2 बाय मल्टीप्लाइंग BR2, और इसी तरीके से R3 क्या बनेगा, न्यू R3 बनेगा CR3, ठीक है। और क्योंकि हमें ए बी सी अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें ए बी सी को बाहर डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो ये बाहर डिवाइड करा दिया। और जो R1 है उसमें आपको कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई करा देना है, ए से। तो जो आपका अंदर था a+1/a था वो दोबारा से a²+1 बन जाएगा, ये आपके पास a² हो जाएगा, जो a था वो, और ये भी a² हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको दोबारा ऐसा ही बनाना है तो हमने क्यों किया, तो पहले यहाँ पर हमारे पास a² की टर्म नहीं थी और हमें जो प्रूफ करना है वो 1 + a² + b² + c² ही है। तो इसी वे में हमने इसको b से मल्टीप्लाई कराया है और इसको c से मल्टीप्लाई कराया है। तो अब आप क्या देखेंगे, अगर मैं रो 1 को, रो 1, रो 2 और रो 3 अगर मैं तीनों को ऐड करा कर और मैं R1 की प्लेस पे रखूं तो आप देखेंगे कि R1 सबका सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 + a² है, फिर प्लस b² होगा प्लस c² होगा, यहाँ पर 1 + b² है और प्लस a² और प्लस c² होगा, इसी तरीके से ये भी। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 विल बी न्यू R1 बाय एडिंग R1 + R2 + R3। तो ये हम प्लस करके और ऐसा लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो से आपके पास 1 + a² + b² + c² कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। हमने जैसे ही इसको कॉमन लिया 1 + a² + b² + c² को, तो हमारे पास जो अंदर डिटर्मिनेंट है वो क्या बच गया, 1 1 1 b² + 1 b² और c² + 1। अब हम क्या कर लें, सिंपली हम C2 - C1, C2 में से C1 माइनस करा दें और C3 में से भी C1 माइनस करा दें। तो जैसे ही ये माइनस होगा 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। और ये b² + 1 - b² क्या हो गया, 1, क्योंकि b² से b² चला जाएगा, और c² - c² क्या हो गया, 0। और यहाँ पर देखो 1 - 1 क्या हो गया, 0, b² - b² भी क्या हो गया, 0, और c² + 1 - c² क्या हो गया, 1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट किसके अलोंग, R1 के अलोंग अगर आप खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके पास केवल इस एलिमेंट का माइनर बचेगा। तो इस एलिमेंट का माइनर होगा ये, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, ये हमने लिख दिया, और दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यू विल गेट इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 × 1 तो 1 होगा और -0, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका RHS आ गया 1 + a² + b² + c², which we have to prove. So by this way, with the help of properties and elementary row and column operation, you can solve the determinant with the help of these properties very easily. Thank you for watching.